नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परफेक्ट फिजिक्स क्लासेस में। आज का वीडियो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और आपकी सफलता निश्चित है। बस उसी सफलता को मजबूती देने के लिए मैं लेकर आया हूँ विज्ञान सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। ये सारे ही प्रश्न अलग अलग वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को यहाँ पर मैं 3 भागों में प्रस्तुत करने वाला हूँ। पहले भाग में भौतिक विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। दूसरे भाग में रसायन विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे और जो अंतिम भाग होगा उसमें जीव विज्ञान के 50 प्रश्न होंगे। आज भौतिक विज्ञान के 50 प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ और साथ ही उनकी व्याख्या भी करूँगा। तो लगभग यहाँ पर 200 प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत हैं। तो आइए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रकाश वर्ष। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक क्या है, तब आपका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और इसे हम इस तरीके से कहते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। दूसरा प्रश्न इस तरीके से है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का। ऑप्शन है समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। शून्य में पूछा गया है। यहाँ पर गलती होने के चांसेस ये होते हैं कि यहाँ पर हम समान त्वरण आंसर दे सकते हैं। शून्य का अर्थ अंतरिक्ष होता है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा समान वेग, क्योंकि अंतरिक्ष में सभी वस्तुओं की जो चाल है या वेग है वह समान होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवोगाद्रो परिकल्पना और संवेग संरक्षण। तो जो रॉकेट का सिद्धांत है वह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है और न्यूटन का जो तृतीय नियम है वह संवेग संरक्षण के बारे में बात करता है। तो जो आंसर होगा वह संवेग संरक्षण होगा। साथ ही जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वह ऊर्जा के विभिन्न रूपों का आदान प्रदान बताता है। बर्नौली की प्रमेय तरलों के बहाव से संबंधित है। जो एरोप्लेन होते हैं वह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होते हैं। एवोगाद्रो जो परिकल्पना है यह परिकल्पना आधारित है कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो जो परमाणुओं की संख्या होती है वह 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह संवेग संरक्षण का नियम होगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, केपलर के द्वारा यहाँ पर ग्रहों की गति का नियम दिया गया है। तो ऑप्शन बी होगा। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और जो कोपरनिकस हैं इन्होंने भी जो ग्रहों से संबंधित नियम हैं या उपग्रहों से संबंधित नियम हैं उनके बारे में बताया है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया। तो पहला ऑप्शन अरस्तु है, गैलीलियो है, कोपरनिकस है और एडविन हब्बल है। अरस्तु महान दार्शनिक हुए हैं, गैलीलियो ने दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किया है और जो कोपरनिकस है इन्होंने ही ये नियम दिया ने पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों सूर्य का चक्कर लगाते कोपरनिकस ने कहा था। और जो एडविन हब्बल हैं इन्होंने आकाश गंगा या जो मिल्की वे है उसकी खोज की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडविन हब्बल ने आकाश गंगा या मिल्की वे की खोज की है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, उसके बाद बृहस्पति के हैं और फिर मंगल के हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह शनि है। शनि के लगभग 82 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 67 हैं, जो मंगल है इसके केवल 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हम इनको कहते हैं, और जो नेपच्यून है इसके लगभग 14 उपग्रह हैं।
तो इस तरीके से ये चारों प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन है आपके पास 40 वर्षों में, 46 वर्षों में, 60 वर्षों में और 76 वर्षों में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 76 वर्षों में। लास्ट टाइम पे ये 1986 में दिखा था, और अगर आप 76 जोड़ देते हैं इसमें तो ये अब 2062 में फिर से दिखेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ऑप्शन है नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, या धूल या गैसेस के कण नहीं होते हैं। जो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये कण होते हैं और कण पे जब प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद नीला रंग दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी कण मौजूद नहीं होते हैं तो प्रकाश वहाँ टकराता ही नहीं है, तो वहाँ पर जो रंग दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है हॉपकिंस, रोंटेजन, मार्कोनी और मोर्स। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ हॉपकिंस ने जो विटामिन है, विटामिन की खोज की है, और मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की है, और जो मोर्से हैं, मोर्से ने टेलीग्राम यानी कि एक तार जो कहते हैं हम लोग, तो टेलीग्राम की खोज की है। तो रोंटेजन हैं जिन्होंने एक्सरे की खोज की है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न बन जाते हैं। मैंने आपको बताया हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की, लगभग 1912 में की गई। मार्कोनी ने वायरलेस जो मोबाइल आज हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत मार्कोनी ने की थी। मोर्से ने टेलीग्राम की खोज की थी, और यहाँ पर जो एक्सरे है वो रोंटेजन के द्वारा खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। तो यहाँ पर भी देखिए जो बैरोमीटर है इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। प्लानीमीटर के द्वारा क्षेत्रफल मापा जाता है, और जो अल्टीमीटर है इसके द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। और जो बेंचुरी मीटर होता है ये बर्नौली थ्योरम पर आधारित है, इसके द्वारा द्रवों का जो बहाव है उसको मापा जाता है। तो सही ऑप्शन होगा अल्टीमीटर। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जहाज की जो ऊंचाई होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो वह मापी जाती है अल्टीमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, तापमान को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट, स्टेट का अर्थ होता है स्थायी, तो स्थायी का अर्थ यही है कि तापमान को स्थिर रखना। तो इसका सही आंसर है तापमान को स्थिर रखना। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ऑप्शन है 0, अनंत, 0 व अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो समतल दर्पण एकदम समतल होता है, वक्र है ही नहीं, तो उसमें कोई वैल्यू होगी भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह 0 होगा। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह 0 होती है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इस पर जो जल है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर देखिए जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री से 3 डिग्री पर आ रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आयतन है वह 4 डिग्री तक घटेगा और उसके बाद जब टेम्परेचर फिर कम होगा तो बढ़ेगा। तो इस तरीके जो सही ऑप्शन होगा वह सी वाला होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उस में पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे ही नदी से कोई भी जहाज समुद्र में जाता है तो समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है। जब घनत्व अधिक होता है तो जो जहाज है उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सही होगा वह होगा थोड़ा ऊपर आएगा। तो घनत्व से इसका एक्सप्लेन होगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो देखिए ऑप्शन है वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण,
अत्यधिक भार के कारण। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जो वायु दाब है वह कम होने लगता है। तो जब हम जहाज़ में होते हैं और ऊंचाई पर होते हैं तो वायु दाब में बहुत कमी हो जाती है, जिसके कारण जो पेन है उसमें जो स्याही है वह वायु दाब में कमी के कारण ऊपर को आने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए वाला, वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका उत्तर अभी आपको मिल चुका है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब कम हो जाता है। तो यहाँ पर वायु दाब में कमी के कारण जो बलून होता है, बलून के अंदर जो गैस भरी जाती है हाइड्रोजन, वह उस पर और ज़्यादा धक्का लगाती है चारों तरफ, और धक्का लगाने के कारण जो बलून होता है वह फट जाता है। तो इसका सही उत्तर है वायु दाब में वायु दाब घट जाता है या कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल और बाह्य बल। तो यहाँ पर देखिए, जो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगता है और जो अपकेंद्रीय बल होता है यह बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल होता है इसके कारण दूध से क्रीम निकलती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो द्रव्यमान है किसी भी वस्तु में वह एक निश्चित गुण है, यानी कि आप अंतरिक्ष में या पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए, वस्तु में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वह हमेशा उसमें मौजूद रहेंगे, यानी कि द्रव्यमान निश्चित रहता है। तो द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जो जी है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यह अलग अलग ग्रहों, उपग्रहों या तारों के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे ही पत्थर को हम चांद से पृथ्वी पर लाएंगे, जी का मान बढ़ जाता है, तो इसका भार बदल जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि बढ़ जाएगा, परंतु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सही ऑप्शन है वो बी वाला है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर जाती है तो उसका भार कितना कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जी का मान कम हो जाता है, तो 1/6 गुना कम हो जाता है, या जी का मान वहाँ पर g/6 हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के जी के कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये दो प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं जिनको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? तो जो लिफ्ट है या तो वो ऊपर को जाएगी या तो नीचे को आएगी। तो जब लिफ्ट ऊपर को जाती है तो जो व्यक्ति है उसका भार बढ़ जाता है, और जब नीचे आती है तो उसका भार घट जाता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पूछा गया है अधिकतम भार। तो अधिकतम भार की जो कंडीशन होगी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, यानी बी ऑप्शन होगा। अगर कम पूछता तो आपका ऑप्शन होता जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होगी। तो ये दो ऑप्शन हैं और क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो घड़ी होती है उसका जो आवर्तकाल है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जब गर्मियों के दिन आते हैं तो जो लोलक है, मान लीजिए ये लोलक है, तो जो लोलक की लंबाई है वह बढ़ जाती है, थोड़ा सा बढ़ गई। जब लंबाई बढ़ जाती है तो उसका जो आवर्तकाल है वह भी बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि जो समय पहले 1 मिनट में पूरा हो रहा था वह अब 1 मिनट और 2 सेकंड में पूरा हो रहा है, तो घड़ियाँ सुस्त हो जाएंगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। यहाँ पर ऑप्शन है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो ध्यान दीजिए, कोई भी द्रव गोलाकार आकार पृष्ठ तनाव के कारण, यहाँ पर हम कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण होता है,
इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब हम नहाते हैं तो बाल चिपक जाते हैं आपस में भी, वो भी पृष्ठ तनाव का कारण है। और जो सूप होता है, यानी कि कोई सूप है, उसको यदि हम गर्म करते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है, तो उसका कारण भी पृष्ठ तनाव है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सतही तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अपप्रगामी तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो ध्वनि तरंगें हैं ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य जो तरंगें हैं ये प्रकाश तरंगें होती हैं, और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ये भी प्रकाश तरंगें होती हैं, या एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं। तो यहाँ पर जो ध्वनि तरंगें हैं जब ये माध्यम में चलती हैं तो माध्यम में इस तरीके से कंपन करती हैं सीधी रेखा में, तो इसलिए इनको अनुप्रस्थ कहा जाता है। जब प्रकाश तरंग चलती है तो वो इस तरीके से आगे को बढ़ती है, जिससे उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अश्रव्य तरंगें, प्राश्रव्य तरंगें और श्रव्य तरंगें, तीन तरंगें होती हैं। तो जो अश्रव्य तरंगें होती है उनकी जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। जो प्राश्रव्य तरंगें होती है उनकी आवृत्ति, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और जो मनुष्यों को सुनाई देती है जो आवृत्ति वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इजी है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसी तरीके से समझाना उचित समझा। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है उस ध्वनि को हम सुन लेते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो हर्ट्ज है यह ध्वनि का मात्रक है। कभी कभी केवल क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि ध्वनि का मात्रक क्या है, तो आप लिखने वाले हैं हर्ट्ज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। यहाँ पर ऑप्शन है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो ध्यान दीजिए, जो वायु की चाल है उसे लगभग हम एवरेज है ये 330 मीटर पर सेकंड मानते हैं। यहाँ पर जो चाल होगी निर्वात में ये इसके लिए 330 माना जाएगा, या वायु में इस चाल को हम 330 मानेंगे। जल में चाल और होगी, सबसे ज़्यादा जो चाल होती है ध्वनि की वह ठोस में होती है। तो यहाँ पर इस्पात है, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा चाल होगी। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे जो माध्यम होता है उसका ताप बढ़ता है तो ताप वृद्धि पर जो ध्वनि की चाल है वह भी बढ़ जाती है। यह लगभग 0.61 मीटर पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, उष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, केवल ध्वनि गुणता के लिए। तो जो ध्वनि की गुणता होती है यह आवृत्ति से संबंधित है। तो जो प्रकाश की तीव्रता है उसके लिए हम डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सोनार है वह ध्वनि पर आधारित है, इसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। साथ ही जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग हम जो पेट में दिक्कत होती है या डॉक्टरी में उसका प्रयोग करते हैं, उसमें भी ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। एक सोनार का जो सही आंसर है वो 9 संचालकों के लिए है, और अल्ट्रासाउंड पूछा जाता है तो डॉक्टरों के द्वारा इसको रोगों के उपचार में या जो पेट में अंदर हमारे अंग होते हैं उनको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप, ऑप्शन है 280 होगा, 390, 300 या 310। तो ध्यान दीजिए, जो मानव शरीर का तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो हम 273 जोड़ देते हैं। तो यदि आप 273 जोड़ देंगे 37 में तो यह आपको 310 प्राप्त होगा। तो सही आंसर है 310। और यहाँ पर साथ में आपको ये भी पता लग गया कि किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो आपको 273 ऐड करना है। अगला प्रश्न है, कितने तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं? ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस पर, 212 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना है उनमें रिलेशन होता है C = 5/9 और F-32। जब इस रिलेशन का आप प्रयोग करते हैं और समान तापमान रखते हैं तो हमें सही ऑप्शन प्राप्त होता है -40 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि ऑप्शन है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो जो सही ऑप्शन है वह है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा का एक ऐसा रूप है जो छुपा रहता है, लेकिन उसके कारण जो वस्तुएं हैं या तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं या ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब माध्यम का तापमान बढ़ता है तो जो माध्यम होते हैं उसके जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। जब कण एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं तो जो प्रकाश होता है वह कम टकराता है या उसका कम अपवर्तन होता है और वह अपेक्षाकृत तेज़ी के साथ गमन करता है। या यूँ भी समझ सकते हैं कि माध्यम जो है विरल हो जाता है और विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वह बढ़ती है। तो सही ऑप्शन होगा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? ऑप्शन है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रकाश की ही एक घटना होती है जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वस्तुओं में ज़्यादा चमक होती है या जो प्रकाश वस्तु के अंदर जाता है वह बार बार टकराकर वापस आता है। तो यहाँ पर इसके कारण जो ऑप्शन सही है वह है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होना, या यहाँ पर यह भी हो सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। साथ में आप ध्यान रखें, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है उसके कारण मरीचिका दिखती है। इससे संबंधित क्वेश्चन आगे ले रखा है। ये क्वेश्चन है, मृग तृष्णा या मरीचिका उदाहरण है जिसको हम मिराज भी कहते हैं, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का। तो यहाँ पर आपको 2 या 3 क्वेश्चन में और बताता हूँ। देखिए, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके कारण मरीचिका या मृग तृष्णा दिखती है। पूर्ण आंतरिक के परावर्तन के कारण जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिनको हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं उनमें सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। एक और चीज़ होती है जिसे हम इंडोस्कोपी कहते हैं जिसमें आंतों का परीक्षण किया जाता है। तो यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऑप्शन है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आकाश के परावर्तन तथा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जल में गहराई के कारण और साथ में प्रकाश का परावर्तन भी होता है जो आकाश का कलर होता है, क्योंकि आकाश का रंग नीला होता है। तो इसलिए
जो समुद्र है वह भी नीला दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो यहाँ पर सभी का आंसर समतल दर्पण ही होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं। अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अवतल दर्पण होता है, यदि उसमें कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब वस्तु उसके फोकस के नज़दीक रखी जाती है तो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इस कारण दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो जब अवतल दर्पण भी ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन होगा अवतल दर्पण। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, ऑप्शन है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 100 डायोप्टर, -1 डायोप्टर। आपको बताना चाहता हूँ सारे ही प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक हैं, इजी हैं, इसीलिए इन प्रश्नों का चुनाव किया गया है। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें हमेशा व्यवहारिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये कलेक्शन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज आप बहुत सारा विज्ञान का सिलेबस पढ़ते और उसके बाद आपको पता नहीं लगता कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इस सब्जेक्ट से संबंधित हैं, इसलिए पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन व्यवहारिक है और किसके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो जो धूप का चश्मा है, यदि उसमें हमें केवल धूप को रोकने के लिए उसे लगाना है, पोलराइड्स का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। यदि क्षमता 1 या 1 से अधिक हो या 1 या 1 से कम हो तो उसमें 2 प्रकार के लेंस प्रयोग होते हैं। जिनकी क्षमता माइनस में होती है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न आपका तैयार करवा रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जिनकी फोकल लेंथ प्लस होती है उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है इनका प्रयोग हम दूर दृष्टि दोष जो होता है उसे दूर करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल, हरा, नीला, पीला। तो सही ऑप्शन है हरा दिखाई देगा। कारण भी आपको बता देता हूँ, जब हम कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह जो हरा रंग होता है उसको अवशोषित कर लेता है। और जब हम तापमान से, यानी कि जो ताप की भट्टी में रखा उसे वहाँ से हटा देते हैं, तो जब उसने ग्रीन लाइट को अवशोषित करके रखा हुआ है तो बाद में वो उसी लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, यानी कि उसी को बाहर की ओर उत्सर्जित भी करता है, इसलिए उसका कलर हरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत से बार ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए, बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है, कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियों को खोल देंगे, कार से उतरकर पेड़ के नीचे चले जाएंगे, खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आवेशन से संबंधित है। जब कार बंद होती है तो वह एक खोखले गोले के समान होती है, उसमें आवेश बाहर की तरफ होता है और अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान 0 होता है। तो आपको जो कार है उसकी खिड़कियाँ बंद कर लेनी है ताकि वह एक खोखला गोला बन जाए, और जब उसमें ऊपर से बिजली गिरेगी तो वो बिजली सीधे पृथ्वी में चली जाती है, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा कार की खिड़कियां बंद कर देंगे। तो आपको ये 3 ऑप्शन चूज नहीं करने हैं। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वह होती है समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान विभव पर, समान प्रतिरोध पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसी भी परिपथ में या 2 चालकों के मध्य जो विद्युत धारा है वह केवल तभी बहती है जब विभव का अंतर होता है। तो सही ऑप्शन होगा समान विभव पर हो तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। विभव का अर्थ ये हुआ कि एक उच्च स्थान होगा और एक निम्न स्थान होगा, तो यहाँ से किसी चीज़ को आप गिराएंगे वो तभी नीचे की तरफ जाएगी। यदि दोनों स्थान समान हैं तो आप यहाँ से वस्तु को गिराएंगे वो कहीं नहीं जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। तो यही कारण है कि यदि 2 आवेशित वस्तुएं समान विभव पर हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, किसी भी क्रम में लगाए जा सकते हैं। तो सही आंसर है समांतर क्रम में। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये प्रश्न भी व्यवहारिक है। जब हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो जैसे जैसे करंट आगे को बढ़ता है
तो हमारे जो उपकरण होते हैं उनमें जो विभवांतर का मान है वह कम हो जाता है। दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि जब श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो यदि आपने एक स्विच बंद कर दिया तो सारे ही उपकरण बंद हो जाएंगे। समांतर क्रम का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक उपकरण अलग अलग लगाया जाता है। तो यहाँ पर समांतर क्रम सही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन सारे ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर जो शुष्क सेल है उसके अंदर एक सेल होता है, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है और जो विद्युत अपघट्य है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो रासायनिक ऊर्जा होती है और बाद में वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। जो कारों में बैटरी प्रयोग होती है उसको हम संचायक बैटरी कहते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें प्रयोग किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर आयनन की प्रोसेस करता है जिससे वहाँ आयन बनते हैं और जो बैटरी होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज़ में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में ऑप्शन है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फ्यूज है, ये आगे हो गया, जो फ्यूज है, फ्यूज का कार्य होता है कि जो हमारा सर्किट होता है उस सर्किट को डिसकनेक्ट करना। मान लीजिए कभी कोई उपकरण जलने वाला है या उपकरण में फॉल्ट आ गया तो जो फ्यूज़ होता है वह ब्रेक हो जाता है और करंट को आगे नहीं जाने देता है। तो फ्यूज का जो पदार्थ है वह इस तरीके का होना चाहिए कि जैसे ही ऐसी स्थिति आई उसको गल जाना चाहिए, यानी कि ब्रेक हो जाना चाहिए। ब्रेक कब होगा? जब वह गल जाएगा। तो उसका जो प्रतिरोध है वह कम होना चाहिए। तो जो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है वह निम्न होना चाहिए और गलनांक भी निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर और जनित्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो धारामापी होता है यह धारा की जो दिशा होती है उसको मेजर करता है कि किस दिशा में धारा बह रही है। वोल्टमीटर विभव को यानी कि वोल्टेज को मेजर करता है। जो विद्युत मोटर होता है यह घूमता है, यानी कि जब इस पे हम विद्युत धारा लगाते हैं तो यह यांत्रिक कार्य करता है। और जो जनित्र होता है यह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत हैं जो कि फैराडे ने दिए थे उन पर आधारित जनित्र है। तो सही ऑप्शन जनित्र है। विद्युत मोटर इसके उल्टे कार्य करता है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वह विद्युत मोटर के सिद्धांत पर लगता है। जो वोल्ट मीटर है उससे वोल्टेज मेजर करते हैं और जो धारा मापी है इससे धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरणें, गामा किरणें, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें ये रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उनसे निकलती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो त्रिविमीय चित्र हैं या फोटोग्राफी की जाती है 3D, उसमें हम होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पर हम फ़ोटोज़ खींचते हैं। फोटोक्रोमेटिक का अर्थ होता है जो धूप के चश्मे आप पहनते हैं, जब धूप इन पर नहीं पड़ती है तो ये सामान्य रहते हैं, लेकिन जैसे इन पे धूप पड़ती है इनका जो रंग है वह बदल जाता है। और जो रेडियोग्राफी है ये एक्सरे लेते हैं, मतलब शरीर के किसी भी अंग का आप एक्सरे ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन है जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की उंगली पर खड़ा हो जाता है, जब वह दोनों पैरों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है, उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो दाब है वह P
P = F/A होता है तो एरिया जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। तो सही आंसर है जब वह एक पैर की उंगली पर खड़ा होता है। तो बी आंसर सही है। पहला प्रश्न है, दूध है, पायस, निलंबन, फोम या जेल। तो सभी ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं और अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा बता दें, जो पायस है ये द्रवों का मिक्सचर या विलयन होता है। निलंबन, ठोस के कण बड़े होते हैं जो कि द्रव अवस्था में मिले होते हैं। जो फोम है इसमें गैस होती है और वो द्रव में मिली होती है। जेल, इसमें ठोस पदार्थ होता है और वह द्रव अवस्था में मिला होता है। तो यहाँ पर जो दूध है वह पायस का एग्जाम्पल है, तो इसका सही उत्तर होगा पायस। अगला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन है पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच। तो आपको ध्यान देना है, जो पायरेक्स कांच है इससे प्रयोगशाला के उपकरण बनते हैं। फ्लिंट कांच से लेंस बनते हैं। जो साधारण कांच होता है यह बालू, सोडा, चूना से बना होता है। और जो कोबाल्ट कांच होता है यह ऑप्टिकल फिल्टर का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा फ्लिंट कांच। अगला प्रश्न है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो इसका आंसर है अम्ल वर्षा के कारण। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है? ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू, जल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह आग जलने में सहायक नहीं होता है, यानी कि आग बुझाने के कार्य में हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी पेट्रोल पंप होते हैं उनमें बालू से भरी बाल्टियां रखी होती हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बालू, क्योंकि जो बालू होता है यदि वह पेट्रोल में डाल दिया जाए तो वह उसको जलने नहीं देता है। तो सही ऑप्शन है बालू। अगला प्रश्न है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो सही आंसर है आयोडीन। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न लिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है? आपके ऑप्शन है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट। तो ये कोयले की जो क्वालिटी होती है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो बिटुमिनस होता है इसमें लगभग 76 से लेकर 86% तक कार्बन होता है। लिग्नाइट में लगभग 65 से लेकर 70% तक कोयला होता है। जो पीट कोयला होता है इसमें 60% से कम होता है, यानी 45 से लेकर 65 के बीच होता है। जो एंथ्रासाइड होता है ये 86 से लेकर 92% तक होता है। तो जो सबसे बेस्ट कोयला है वो एंथ्रासाइड होता है और कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भी एंथ्रासाइड कोयले में होता है। और जो सबसे खराब होता है वह पीट कोयला है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा एंथ्रासाइड। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे हम CFC भी कहते हैं या इसे फ्रीऑन कहा जाता है, यह फ्रीजर में शीतलक का कार्य करता है, यानी कि जो ठंडा करने के लिए गैस प्रयोग की जाती है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होती है। अब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये त्रासदी 1984 में हुई थी। तो यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो जो नोबेल गैसेस हैं उनको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हीलियम, नियोन और ऑर्गन और रेडान। तो हीलियम, नियोन और ऑर्गन तीनों वायु में पाई जाती हैं। तो सही ऑप्शन है रेडान। अगला प्रश्न है, खादानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण से, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, इथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो खादानें होती हैं उनमें मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में होती है, मीथेन के भंडार होते हैं। तो जब वह हवा के संपर्क में आती है तो जलने लगती है, बहुत ही ज्वलनशील यह गैस होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें भी मीथेन ही प्रमुख घटक होता है। तो आपके इस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़
निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आपको ध्यान रखना है जो प्राकृतिक रबड़ है यह नेचुरल पॉलीमर है यानी कि बहुलक है, और इसका जो सही एग्जाम्पल है वो है आइसोप्रीन। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है एस्प्रिन है, ऑप्शन है प्रतिजैविकी, एंटीपायरेटिक, शमक, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रतिजैवी है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं इसका एग्जाम्पल पेनिसिलिन है। एंटीपायरेटिक यानी कि ये ज्वर नाशक होती है, इससे ज्वर कम होता है, और जो शमक होता है इसे पीड़ाहारी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक ध्यान और रखना है, जो प्रतिजैवी है इसकी खोज अलेक्जेंडर ने की थी और इसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीपायरेटिक ये ज्वर नाशक होती है, इसमें ही एस्प्रिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह एंटीपायरेटिक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन है एल्यूमिना, पीतल, ग्रेफाइट, सिलिका। तो ध्यान दीजिए जो एल्यूमिना है इससे एल्यूमिनियम बनता है, पीतल तांबा और जो जिंक होता है उसकी मिश्र धातु है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है तो शुद्ध तत्व है, और जो सिलिका है ये बालू होता है, मिक्स है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ग्रेफाइट। साथ ही आपको ध्यान रखना है पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, तनु HCl और तनु HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो सही ऑप्शन है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। जो एक्वारेजिया है इसका प्रयोग ज्वेलर्स के द्वारा किया जाता है। इसको हम जो स्वर्ण आभूषण होते हैं उनको चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षरण होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, ताम्र, फ्लोरीन और जस्ता। तो ध्यान दीजिए जो लोहा है उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तांबे की कमी से अल्जाइमर रोग होता है, जो फ्लोरीन है इसकी कमी से दंत क्षरण होता है, और जस्ते की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है फ्लोरीन, और बाकी के ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सही ऑप्शन है आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है सिलिकॉन, जियोलाइट, एब्सिस्टस, क्वार्ट्ज। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो सिलिकॉन है ये अर्धचालक है, इससे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं और ये आईसी चिप बनाने के कार्य में प्रयोग होता है। जियोलाइट इसके द्वारा ही जल का शोधन किया जाता है। जो एब्सिस्टस है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिक्स होता है। एब्सिस्टस की कमी के कारण फेफड़ों का रोग होता है, और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल होते हैं। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन और कार्बन। तो जो स्टेनलेस स्टील है ये जंग रोधक इस्पात होता है। इसमें अनेक धातुएं मिक्स की जाती हैं जिसमें क्रोमियम है, इसके अलावा इसमें निकेल भी प्रयोग किया जाता है और कार्बन भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबका परसेंटेज अलग होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम लगभग 15 से लेकर 20% इसमें मिलाया जाता है। जो निकिल है वो 8 से लेकर 10% इसमें मिलाया जाता है, और जो कार्बन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है, लगभग 0.08 से लेकर 1% तक होती है। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पर कार्बन भी दिया है, तो क्रोमियम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? ऑप्शन है हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक। तो यहाँ पर सब में सिल्वर ही आया है, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सिल्वर नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर एक एलॉय है जो कि कॉपर, निकेल और जिंक से बनी होती है, यानी कि इसमें 3 धातुएं मौजूद हैं। तो जर्मन सिल्वर में कहीं भी सिल्वर नहीं है। इसके अलावा जो हॉर्न सिल्वर है इसको हम AlCl कहते हैं, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है जो कि फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। जो रूबी सिल्वर है इसका जो सिल्वर का अयस्क है उसे हम रूबी सिल्वर कहते हैं,
और जो लूनर कास्टिक लिखा हुआ है ये AgNO3 है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है। तो सही ऑप्शन है जर्मन सिल्वर। जोहरी रुज क्या होता है? ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस कार्बोनेट और फेरिक कार्बोनेट। तो ये स्वर्ण को चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड। बारूद का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन है रोजर बेकन ने, कोस्ट ने, CV रमन ने, डॉक्टर गेटिंग ने। तो सही ऑप्शन है रोजर बेकन ने। अगला प्रश्न है गुथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? ऑप्शन है नमी उत्पन्न करने के लिए, यहाँ पर सही होगा नमी उत्पन्न करने के लिए, अच्छी सुवास देने के लिए, अच्छा रंग देने के लिए, CO2 उत्पन्न करने के लिए। तो जो बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है वह जो खाना होता है उसको फुला देता है, क्योंकि उसके अंदर CO2 बनती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है CO2 उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, तांबा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम यशत लेपन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है एंटीमनी, बेरियम, आर्सेनिक और एल्यूमिनियम। तो आपको ध्यान देना है जो एल्यूमिनियम है इसका सबसे प्रचलित अयस्क बॉक्साइट है, लेकिन क्रायोलाइट भी इसी का अयस्क है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है सिरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ग्लिसरीन, यूरिया, एल्कोहल या पैराफिन। तो सही ऑप्शन है एल्कोहल। अगला प्रश्न है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो आपको ध्यान देना है जो LPG होती है इसमें मुख्य घटक ब्यूटेन के साथ प्रोपेन भी होता है और आइसोब्यूटेन भी होता है। तो सही ऑप्शन ब्यूटेन है। आपको ध्यान देना है LPG है जो घरों में रसोई गैस प्रयोग की जाती है उसके घटक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है आधार घटक, तो सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन ब्यूटेन ही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इथेन, इथेनॉल, ईथर और क्लोरोपिक्रिन। तो सही ऑप्शन है क्लोरोपिक्रिन। अगला प्रश्न है धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और NH3 अमोनिया गैस। तो सही आंसर है CH4। अगला प्रश्न है संशोधित स्पिरिट होती है मिथिलिट स्पिरिट, टिंचर आयोडीन, 95% इथाइल एल्कोहल, 100% इथाइल एल्कोहल। तो जो संशोधित स्पिरिट होती है वह 95% इथाइल एल्कोहल होती है। अगला प्रश्न है नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? ऑप्शन है एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, एसिटिक अम्ल। तो सही ऑप्शन है एसीटोन। सीमेंट की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं अगासिट, अल्बर्ट, मैग्नस, जेसप, आस्पर्डिन और जेनसिन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो C वाला है, जोसफ आस्पर्डिन। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अपक्रिया से पैदा होती है? यानी कि जो अग्निशमक उपकरण होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। तो किससे होता है? चूने के पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और मैग्नेसाइड तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है C वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, भारी पानी, रेडियम, सादा पानी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मंधक का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की जो स्पीड होती है उसे कम कर देते हैं। तो इसके लिए भारी पानी प्रयोग किया जाता है, साथ ही ग्रेफाइट भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट भी है जो कि यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वररोधी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में या संज्ञाहारी के रूप में? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आइडोफॉर्म होता है इसका प्रयोग
प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 0, 100, 77, 65। तो यहाँ पर ये मज़ेदार क्वेश्चन है। लेड पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट कार्बन है और लेड का अर्थ सीसा होता है, तो इसमें सीसे का प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं होगा, 0% होगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और रेडान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो रेडान है। रेडान का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कोबाल्ट 60 यानी कि CO60 का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे गामा रेज निकलती हैं और उनसे भी कैंसर का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? यहाँ पर ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथिलीन और पॉलीएमाइड। तो सही ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में होता है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सही ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जैव गैस में मुख्य घटक होता है, तो जैव गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। तो सही ऑप्शन मीथेन है। इसके अलावा आपको बताया था जो ब्यूटेन और प्रोपेन है ये LPG के घटक हैं। साथ ही जो मीथेन है ये प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस होती है, उसका भी घटक है। अगला प्रश्न है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है आयरन, जिंक, कॉपर, मरकरी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो मरकरी है, क्योंकि जो अमलगम बनते हैं वो सारे ही मरकरी के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज के काटने या छिलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? ऑप्शन है कोशिका में सल्फर, कोशिकाओं में कार्बन, कोशिकाओं में वसा और कोशिकाओं में अमीनो अम्ल। तो सही ऑप्शन है कोशिकाओं में सल्फर। यही क्वेश्चन लहसुन के लिए भी पूछा जा सकता है, लहसुन में भी सल्फर की ही उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव ऑर्गन, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो सही ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। साइटोलॉजी है कोशिकाओं का अध्ययन, यानी कि जो साइटोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में। इंसुलिन होता है पेप्टाइड। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम है गैम्बूसिया। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है RNA वायरस। मसूड़ों से रक्तस्राव किसकी कमी से होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है नागपुर में। कॉड किसकी एक प्रजाति है? आंसर है मछली। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी और विटामिन बी। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके फल से। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। ऑक्सीनेोमीटर का प्रयोग होता है वृद्धि दर नापने में। चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आउट या थायराइड ग्रंथि। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में। किस धातु की कमी से इटाई रोग होता है? कैडमियम।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी पूछा जाता है कि जो इटाई रोग है वह सबसे पहले कहाँ से जन्म हुआ था, तो आंसर है जापान से। मेनिंजाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ। किस ऊतक के नाखून, सींग और खुर होते हैं, आंसर है केराटिन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है, कोयला खदान। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यूरोक्रोम। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस टाइम पे बर्ड फ्लू हुआ था। इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है, अग्नाशय में। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है एम्फिसेमा। असली किसका प्रचुर स्रोत है, आवश्यक अमीनो अम्ल का। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लगभग 4000 किलो कैलोरी। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। यदि दूध का पीला रंग पूछा जाता है तो कैरोटीन के कारण होता है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है, कवक। तो दोनों में आप अंतर स्पष्ट कीजिएगा, इसलिए दोनों प्रश्न एक साथ रखे हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, पाइन या चीड़। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु होती है। कोशिका में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो कोशिका में लगभग 80% जल पाया जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया, आंसर है लैंड स्टीनर ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, WL जोहानसन ने। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जीन से संबंधित आता है कि जीन का जो मॉडल है तो वो किसने बनाया, तो वाटसन एवं क्रिक का होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आंसर है WL जोहानसन ने। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, क्वेश्चन रिपीट हो गया। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, यकृत के कारण। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दाद की बीमारी का कारक है फंगल। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, ताम्र की। इस तरीके से जीव विज्ञान में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे अलग अलग वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको मैंने कोशिश किया कि वन लाइनर करके आपको बता दूं, जिससे आपको तैयारी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लगभग यही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न ज़रूर आपको पसंद आएंगे। आप धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिए। अब जो आखिरी वक्त है इसमें आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, धैर्य रखना है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखेंगे तो पेपर भी अच्छा कर पाएंगे। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो इसी के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी।